नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्र तो खास होता ही, अगर उसकी मित्रता सच्ची हो तो और भी खास हो जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही मैत्री संबंध की, और वो भी मैत्री संबंध जो पड़ोस में मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा का काम करती है। और ऐसे मैत्री संबंध जो हम आजकल देखते हैं, हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार एसपी सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं जो आधार रहा है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार रहा है भारत और नेपाल के रिश्ते का, किस तरह के संबंध रहे हैं, मैत्री संबंध रहे, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। भारत और नेपाल का संबंध, मैत्री संबंध 1950 में लागू हुआ था। उसके पहले से ही संबंध रहे हैं, लेकिन उसके पहले चूँकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में मैत्री संबंध लागू हुआ। उसके बाद से लगातार हमारा ये रिलेशन है कि हमारी नेपाल और भारत का संबंध बेटी ड्यूटी का माना जाता है। आप भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, नेपाल के करीब 60 लाख लोग हिंदुस्तान में अभी रह रहे हैं। संबंधों का ही तकाजा है कि बिहार में बीएमपी बटालियन हुआ करता था जो सबसे भरोसेमंद हुआ रहा। नेपाल के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। लगातार खुली सीमा, लोगों का आवागमन, मतलब किसी प्रकार का हिचक नहीं था और न है, अभी भी लगातार क्रम जारी है। और संबंधों का तकाजा ये है कि कभी किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आई, चाहे वो सत्तारूढ़ दल सामने आने के बाद हो या उस समय लोकतंत्र के पहले राजशाही का समय हो। संबंधों का जो विराम कभी लगा नहीं। बीच के कुछ वर्षों में थोड़ी सी स्थिति बदली थी, लेकिन बाद में वो कालांतर में सब कुछ सामान्य है। आज की स्थिति ये है कि भारत नेपाल में विकास के कई अहम पहलुओं पर काम कर रहा है। जैसे आप चले जाएं रेल प्रोजेक्ट पर, जो है जयनगर जानकी नगर सब रेल प्रोजेक्ट है। 34 किलोमीटर पूरा हो चुका है, 69 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है वो, उस पर काम चल रहा है। जानकी नगर तक काम पूरा कर लिया गया, ट्रेनें चलने लगी हैं। पहले भी नॉर्वे गेज थी, अब तो ब्रॉडगेज में बड़ी बड़ी लाइन में बदल गई हैं। वहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं में, बिजली प्रोजेक्ट में कई चीज़ें हैं जिस पर भारत जोर शोर के साथ, बड़े दिल खुल करके नेपाल के साथ काम कर रहा है। व्यापार का संबंध है, वो तो सब लोग जानते हैं कि नेपाल का व्यापार जो है ज़्यादातर भी निर्भर करता है भारत पर ही। चाहे वो वहाँ के लोग का सामान का परचेजिंग हो या आना जाना, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहा है जी। और आज अभी हाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आए थे भारत में, उनका गर्मजोशी स्वागत भी हुआ और कई प्रोजेक्टर पर साइन, MOS पर साइन भी हुए हैं। तो ऐसे क्रम लगातार चल रहे हैं और चलते आ रहे हैं जी। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद, दो देश होने के बावजूद दो दिल एक हैं। हम भारत नेपाल अलग जरूर हैं, लेकिन दिल से अलग नहीं हैं, दिल से एक हैं। आप नेपाल में 80% आबादी जो है हिंदू धर्म को मानने वाली है, बाकी बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म का आप देख ही सकते हैं कि लुम्बिनी में जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। तो इस नाते लगातार लोगों का संपर्क बना हुआ रहा और संपर्क अभी भी है। तो कभी कहीं ये नहीं समझा गया कि भारत अलग है और नेपाल अलग है, तो क्रमशः जारी है जी। जो संबंध है दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अभी एक और समझौता, रेल जो समझौता की अगर बात करें, रेल सेवा समझौता की बात करें, तो वो भी शुरुआत हुई। वो उस योजना के बारे में आप बताएं। देखिए, रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में पहले से भी नैरो गेज था। 1934 से लेकर के 2014 तक वो नैरो गेज में चलते थे, लेकिन बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं था। लोग आवागमन का साधन था वहाँ से। लेकिन बाद में सरकार ने समझौता किया कि उसको विस्तारित रूप दिया जाए। तो लगभग 88,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है वो 69 किलोमीटर के रेल लाइन को विस्तार ले जाना है नेपाल में।
लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये परिप्रेक्ष्य में जयनगर से जानकी नगर तक, जनकपुरी तक 34 किलोमीटर प्रोजेक्ट को पूरा करके रेलवे ने रेल लाइन का स्टार्ट कर दिया है। अभी पिछले महीने ही उसका उद्घाटन हुआ है और उस समय लोगों का जो ये था उत्साह था, वो उत्साह देखने लायक बनता था कि क्या उनका ये है। रही बात शेष प्रोजेक्ट का, तो वो बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहे हैं और जैसा कि रेलवे का ये है कि अगले 2023 तक वो कंप्लीट करके उनको भी वो चालू कर देंगे। जी, हाल ही में हाइड्रो पावर परियोजना की भी बात चली थी। ये परियोजना क्या है, किस तरह से इसके बारे में जो है भारत नेपाल ध्यान दे रही है, इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के असीम संभावनाएं नेपाल में। नेपाल में बिजली हाइड्रो से प्रोडक्शन जो है उसका कारण ये है कि वहाँ बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर बारिश होती है, जो बिहार में कभी कभी विनाश का रूप धारण करता है। तो दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया है कि वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम किया जाए ताकि बाढ़ के फ्लो को भी उससे रोका जा सकता है। दूसरी बात है कि परचेजिंग का है, तो पावर प्रोडक्शन जब होगा तो सेल कहाँ हो, तो सेल के बारे में भारत ने ये समझौता किया है कि जो वहाँ पावर प्रोडक्शन होगा, बिजली के जो उत्पादन होगा, उसको ज़्यादातर हिस्सा मतलब नेपाल से जो शेष बचेंगे वो भारत देश खरीदने को तैयार है। इस संबंध में MOU साइन हो चुका है, वहाँ काम भी चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के काम को में बढ़ावा देने के लिए, तेज़ी लाने के लिए भारत सरकार उनको आर्थिक सहायता भी मदद कर रही है नेपाल सरकार को। हालांकि बीच के वर्षों में थोड़ी सी परिवर्तन ये आए थे कि चीन उसमें चाहता अपना हाथ बटाना, लेकिन भारत कूटनीति ऐसी रही उसमें वो नहीं सक्सेसफुल हो चुका और आज पावर प्रोजेक्ट पर बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। जी, आपने बाढ़ की सुरक्षा की बात की। बाढ़ की सुरक्षा को लेकर और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? किस तरह से ये शुरुआत हुई, किस तरह से ये देखा जाएगा? जी देखिए, बिहार में जब भी बरसात के मौसम होते हैं तो बिहार और नेपाल के कुछ हिस्से बड़े पैमाने पर तबाही झेलते हैं और उसका मुख्य कारण लोग मानता है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो बिहार में विनाश और बिहार और उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में तबाही का कारण बनती है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने से वो कुछ डैम बनेंगे, डैम के माध्यम से ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हैं। तो डैम के माध्यम से पानी का फ्लो के जो तेज़ी होता है उसको रोका जा सकता है। उससे रोकने से क्या होगी कि तबाही बिहार की ओर कम से कम किया जा सकता है और उसको परिवर्तित किया जाएगा। चूँकि पावर प्रोडक्शन में जाएगा तो पानी का सदुपयोग उधर हो जाएगा। तो तबाही का जो मंजर है बिहार में जो दिखाई देता है हर साल, उसमें कुछ हद तक, बहुत हद तक कमी आ सकती है। रही बात सिंचाई परियोजनाओं की, तो जो मधेसी क्षेत्र हैं, जो भारत से लगे हुए क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों पर तो सिंचाई की व्यवस्था उनका अपना ये है, लेकिन जो समतल क्षेत्र हैं, जिस इलाके को सिंचित किया जा सकता है नेपाल के लिए, उस प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है और उधर भारत सरकार उनके लिए काम भी कर रहा है। जी, आपने चर्चा में एक बात कही कि जो भारतीय हैं और या जो नेपाल के जो लोग हैं वो आराम से एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, आवागमन जो है वो रोका नहीं जा सकता, कोई भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर क्या कहेंगे? जैसे कई बार ये भी देखा जाता है लोग जो है यहाँ आकर बसना चाहते हैं, तो क्या वो यहाँ बस सकते हैं भारत में, या भारतीय जो है वो नेपाल में जाकर ज़मीन खरीद बिक्री, ये सारी संबंध क्या वो कर सकते हैं? देखिए, भारत में बसने का अभी क्या है कि बिहार और मतलब भारत से और नेपाल से बेटी रोटी के संबंध है। आप चले जाइए तो हमारा उत्तरी क्षेत्र, मतलब उत्तर बिहार में जो सीतामढ़ी है, मधुबनी है, अन्य इलाके हैं, सुपौल है, इन इलाकों से या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण इलाकों से बड़े पैमाने पर शादियां होती है। लोग वहाँ आपके से बेटी शादी करते हैं, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, तो संबंध तो बेटी रोटी के रहे ही हैं। रही बात बसने की, तो बसने में भी बहुत हद तक बहुत लोग बड़े पैमाने पर नेपाल के लोग जो है, रांची में आप चले जाएं तो नेपाली कोठी है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग आके बसे हैं।
परचेजिंग के मामले में जहाँ तक सरकार की नागरिकता प्रदान करने की बात है तो उसमें कुछ अड़चने हैं, वो उसका खुलापन नहीं है। नेपाल में भी वो बंधन है, अगर वो खुली छूट दे दी जाए तो फिर मुश्किल होगा क्या कि दोनों देशों के लिए कब कौन कहाँ ये करेंगे, इस पर थोड़ी अंकुश अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है उसको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया, लेकिन कुछ साल बसने के बाद नागरिकता प्रदान करने की दिशा में जरूर पहल की जाती है। जी जी। और ऐसा देखा भी गया है कि कई बार भारत ने जो है वो नेपाल की मदद की है। अगर हम बात करें जो भूकंप आया था 2015 में, उस भूकंप की बात करें, देखिए जिस समय 2015 की जो तबाही थी, भूकंप आया था नेपाल में, तो भारत पहला देश था जो वहाँ पर लोगों के राहत और बचाव कार्य में लगा था। और ये यूँ कहा जा सकता है कि अगर नेपाल का पुनर्जीवन दिया गया या पुनरुद्धार हुआ तो उसका सबसे बड़ा योगदान भारत का रहा। भारत ने सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों को राहत बचाव कार्य में मतलब अविश्वसनीय रूप से योगदान दिया और बड़े पैमाने पर कार्य किए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये नेपाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पड़ोसी देश होने के बावजूद नेपाल को भारत से ज़्यादा लगाव है, नेपाल के लोगों को है। तो भारत का भी कर्तव्य है और पहले से भी रहा है संबंध कि नेपाल में भारत चाहता है कि वो पड़ोसी देश जरूर है लेकिन अपना मानता है वो। यही कारण है कि उस समय पेट्रोलियम से लेकर के ये लाइंस, टेलीफोन लाइन वगैरह पूरी तरह से भारत सरकार ने खुली छूट दे दी थी कि आप उपयोग करके उसको किसी तरह से पुनर्जीवन दिया जाए नेपाल। जी कई तरह की विकास योजनाएं अभी भी चल रही हैं। मैं चाहूँगा कुछ जो विकास योजनाएं जो अभी चल रही हैं उनके बारे में आप देखिए रोशनी डालें। नेपाल के कई इलाकों में सड़क का निर्माण, जी मैं अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से तेल की सप्लाई, बड़े पैमाने बिजली, हम लोग बिजली देते हैं जो कि उनके पास पावर प्रोडक्शन नहीं है तो बिजली का है, व्यापार का है। तो चूँकि उनके पास बंदरगाह नहीं है तो हमारे भारत के बंदरगाहों के माध्यम से उनके सामान की सप्लाई बहुत होती है। हालांकि बीच के वर्षों में कुछ चीन से उनके संबंध थे तो वहाँ के बंदरगाहों से उनको सामान की आपूर्ति होने लगी थी, उनका उपयोग करने लगे थे। लेकिन इन क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्रों में आप देखें तो पर्यटन के क्षेत्रों में भारत से ज़्यादा लोग जाते हैं तो वहाँ उनकी पर्यटन से आर्थिक आमदनी होती है। विकास में रहा रोड सड़क के निर्माण, एरोड्रम के निर्माण के क्षेत्र में, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में भारत सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसको कहीं कोई रिटर्न की संभावना पर नहीं काम करती है। जी आपने व्यापार की बात की। व्यापार जो है वो मतलब भारत जो है वो सबसे बड़ा साझेदार कह सकते हैं व्यापार के तौर पर नेपाल के लिए। वहीं विदेशी निवेश की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा स्रोत है भारत। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भारत का जो है वहाँ रेवेन्यू के मामले में अगर कहेंगे तो 75,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश, 75,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वहाँ के बैंकों में जमा है, भारतीय मुद्रा, जिससे उन्हें लाभ मिलता है। मुक्त व्यापार क्या है, खुला, कहीं कोई बंधन नहीं है, भारत से सामान की आपूर्ति बिना हिचक जाती, बेरोक टोक जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए मुफीद बनते हैं। विकास में व्यापार बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो उन क्षेत्रों में देखा जाए तो अगर ये बंधन होता तो ये चीज़ें खुले रूप में नहीं हो पाती। तो उन्हें आसानी होती है कि भारत के माध्यम से सामान मंगाना, जिसके चलते उनका टैक्स बचता है, बहुत हद तक बच जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के नेपाल की गतिविधि जो होती है और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है इसके कारण। जी आपने संधि की बात की थी जो 1950 में मित्रता और शांति की जो संधि हुई थी, उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं कि उस संधि में क्या क्या चीज़ें थी। वो 1950 की संधि में ये था कि हमारे और कहीं सीमा विवाद नहीं रहेंगे। सीमा विवाद मतलब कि जो 1938 में अंग्रेज़ों के ज़माने में लागू हुए वो हमारे यथावत चलेंगे। संस्कृति के मामले में लोगों का आवागमन, कभी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुले ये सीमा रहेंगे। तो उन चीज़ों को ले करके भारत के साथ लगातार
और चूँकि राजशाही था उस समय, राजशाही के बाद में कालांतर में लोकतंत्र का कायम हुआ, सरकारें बनी, लेकिन उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। और उसी के कारण है कि कभी लोगों ने ये महसूस भी नहीं किया कि भारत अलग देश है। नेपाल मानता है आदमी कि नेपाल देश है, नेपाल ये है, लेकिन कभी हमारे भारत से लोग जाने में या इसके खुली सीमा के कारण ही किसी प्रकार की हिचक नहीं रही। और 1950 की संधि का ही वो प्रतिफल है कि हमारे और उनके संबंधों में कभी कटुता नहीं आई। जी। हमेशा से देखा गया कि भारत हमेशा डटकर खड़ा रहा है नेपाल के लिए, जब भी कोई भी परिस्थिति हो, मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन भारत ने हमेशा साथ दिया है। चाहे वो अभी आपने भूकंप की बात की, अगर हम अभी कोविड-19 जो कोरोना वायरस, कोविड पीरियड में भी उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के मदद की सरकार ने। कोविड पीरियड में तबाही की आलम था, लेकिन कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित छोड़ करके, आवागमन को छोड़ करके सामानों के आपूर्ति में कभी रोक टोक नहीं लगाई गई। कोविड पीरियड में भी, जबकि लॉकडाउन का पीरियड था, सीमाएं सील थीं, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी एहतियात तौर पर उस समय तो कारण थे कि भाई आवागमन अगर करेंगे तो फ्री रहेगा। तो कोविड पीरियड में लोग आवागमन प्रतिबंधित भले ही रहा, लेकिन सामानों को लेकर के जांच छोड़ करके बाकी चीज़ों का आवागमन में कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। जी, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज जो थी पूरी उनको मदद की गई, पूरा दवा दिया गया। पहले दवा का खेप जो है नेपाल ही गया था, जो हमारा वैक्सीन वगैरह हुआ या मेडिसिन की जो जरूरत पड़े, तो नेपाल को पहला सप्लाई दिया था इंडिया ने। जी। पहला सप्लाई इंडिया की ओर से गया था, चूँकि अन्य देशों को भी जा रहे थे मेडिसिन, तो नेपाल का पहला खेप दिया गया था ताकि आप अपने यहाँ तबाही को रोक सकें। जी। नेपाल में तबाही अगर होती तो उसका बुरा फल हिंदुस्तान को भी भुगतना पड़ता। जी। तो इसलिए कारण था कि हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद, चूँकि करीबी है, तो हमारा उनको देखभाल करना भी मेरा कर्तव्य बनता है। ये भारत सरकार मानती रही है और हमेशा से ही ये पॉलिसी रही है कि हम कैसे उनको बढ़ चढ़ कर मदद करें और बढ़ चढ़ करके उनकी जो भी ज़रूरत होती है उनको पूरा करते हैं। जी। अगर रिश्ते की बात करें पुराने समय और अभी अगर हम मिलाते हैं, तुलना करते हैं, तो कितनी जो वो संबंध है, कितने प्रगाढ़ हुए हैं और कितने मजबूत हुए हैं, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों? बीच के कुछ वर्षों को अगर छोड़ दें या पहले से जो चले आ रहे संबंध है, बीच कुछ वर्षों को छोड़ दें तो और लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ अंतरालों में इस थोड़ी स्थिति खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत कभी विचलित नहीं हुआ और ये उत्साह में कोई कमी नहीं आई कि हमारा संबंध उनसे बिगड़ेंगे या कहीं स्थिति हो रही है। वैसी स्थिति लग रहे थे, कभी कभी महसूस की जा रही थी, लोगों के मन में कई बातें आती थी, लेकिन भारत के साथ जो संबंध थे और बढ़ाते गए। अभी शेर बहादुर देउबा का जो प्रधानमंत्री का आगमन था, उसको आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में और भी ज़्यादा गर्मजोशी से, जैसे उनको बनारस में स्वागत किया गया, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उनका आगमन किया, अगवानी की, उनसे साथ मिल करके कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो आप महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा गर्मजोशी अब और दिखाई दे रही है। जी। खास करके इस नेतृत्व, ये जो शासनकाल है, उनको भरपूर खुले दिल से और खुले मन, तन मन धन से भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी थी, खड़ी है, दिखाई देती है। जी। इससे पहले भी कई यात्राएं हुई हैं, जो प्रधानमंत्री है यहाँ से नेपाल गए हैं, वहाँ से, तो वो भी यात्राएं हमेशा हमें एक पॉजिटिव तरीके से ही देखने को मिली। हमेशा जो संबंध दिखे हैं वो अच्छे ही दिखे हैं। बिल्कुल। अभी जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था जनकपुरी धाम वगैरह अन्य जगहों पर, और नेपाल ने जिस प्रकार से उनकी अगवानी की थी, आप कल्पना नहीं करेंगे कि वो वहाँ के लोग का उत्साह कि भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति जो सड़कों पर लोग खड़े थे और जिस प्रकार से लोग कर रहे थे, उस उत्साह लग ही नहीं रहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री नेपाल में या कहीं अन्य देश में, लग रहा था कि नेपाल अपने ही देश में वो उनका अगवानी की जा रही है। उसी तरह कई बार ये कोइराला साहब आए या फिर शेर बहादुर देउबा आए, उनका स्वागत वो लगातार जो होता रहा है। भले दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, लेकिन हिंदुस्तान के लोग कभी ये महसूस नहीं किया कि राष्ट्राध्यक्ष हैं या
अन्य कोई आया है। गर्मजोशी स्वागत लगातार लोग करते रहे हैं और अपना मानते रहे हैं। जी, अभी हाल ही में रुपए कार्ड की अगर बात करें तो वो लॉन्च किया गया नेपाल में। पहली बार है भारत ने वो रुपए कार्ड भारत नेपाल में लॉन्च हुआ और भारत का ये पहला था कि उनको ये किया गया कि इससे व्यापार में और अन्य कार्यों में उनको बहुत सहूलियत होगी, भारत के साथ खुलेपन और आएगा। जी जी, संबंध जो है और दिन और प्रतिदिन और अच्छे होते जा रहे हैं। लोगों की अगर बात करें, वहाँ जो निवासी हैं यहाँ की जो बोली होती है, उनकी संस्कृति या वो कितनी जो है वो सिमिलैरिटी है, कितनी समानताएं हैं, कितने या कुछ अलग वहाँ देखने को मिलता है? देखिए, नेपाल में मैंने एक ही बात बताई कि हमारा बेटी रोटी का संबंध है, तो कहीं ना कहीं भाषाओं का कहीं मिलन है। जी, मतलब रिमोट एरिया में चले जाएं, थोड़ी भाषाओं के कठिन जटिलताएं जरूर हैं, लेकिन मधेसी क्षेत्रों में जो नेपाल के तराई क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ का जो बोली चाली है या मिथिला हमारा इलाका है, वहाँ के बोली चाली लगभग सामान्य है, तभी तो संबंध बनते हैं। तो लोगों के साथ या भाषाओं में कभी झिझक नहीं आई। मैंने बताया कि यही कारण रहा कि नेपाल को विश्वसनीयता के चलते ही बिहार में BMP 1 बना था, जिसको गोरखा बटालियन कहते हैं, जो अभी भी झारखंड में काम कर रहा है। और चूंकि भाषा का प्रॉब्लम रहता तो ये स्थिति नहीं होती, और उनके साथ संबंधों का तकाजा ही है कि लोग जो है कभी संकोच नहीं किया कि कोई हमारी भाषा में वहाँ पर अंतर आएगा ताकि हम जा कर के अलग थलग महसूस कर सकें। तो नेपाल के साथ हमारे पुराने ऐसे संबंध रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का झिझक लोगों के मन में नहीं आता है। जी जी, आपने चर्चा में बताया स्वास्थ्य संबंधित जो मदद है वो तो यहाँ भारत के द्वारा प्रदान की गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बहुत योगदान भारत के द्वारा दिया गया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल, आप चले जाएं तो बड़े पैमाने पर इस शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उनको बढ़ावा देने के लिए मदद की जाती रहती है। वहाँ भी कई कॉलेजेस हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, भारतीय छात्र भी जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सरकार उनको भेजती भी है, पढ़वाती भी है। वहाँ के भी बड़े पैमाने पर छात्र आते हैं जो हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई क्षेत्रों में जो तराई क्षेत्र हैं, स्कूलों के शिक्षण में, पठन पाठन के क्षेत्र में सरकार बढ़ चढ़ करके उनको अनुदान देती है ताकि उनके जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो आगे बढ़ता रहे। तो भारत सरकार हर मोर्चे पर, न केवल शिक्षा का कह सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में भी भारत सरकार का मतलब अहम योगदान रहता है। जी जी, हर क्षेत्र में भारत की कोशिश होती है कि नेपाल जो है वो विकास करे और संबंध जो है और प्रगाढ़ होते जाए। मैं चाहूँगा, अब कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। भारत और नेपाल के प्रति यही बात है कि कभी दो देश होने के बावजूद अलग देश नहीं है। हमारा परस्पर प्रेम बना रहना चाहिए और लोगों को खुले दिल से उनको भी स्वागत करना चाहिए, हमारा भी वहाँ वो लोग स्वागत करते हैं। तो नेपाली और अन्य शब्द कह करके उनको कहीं इस प्रकार की बात न करें ताकि लगे कि वो दूसरे देश से हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को भारत नेपाल मैत्री संबंध के बारे में इतनी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, किस तरह के संबंध रहे हैं और भविष्य में किस तरह के संबंध देखने को मिल सकते हैं। विकास योजनाओं में भारत ने किस तरह से नेपाल का साथ दिया है, वो सब जानकारी हमने आज अतिथि के द्वारा प्राप्त की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।